अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम दो रिव्यू क्वेश्चंस को आपके सामने रखेंगे और आपके साथ उन्हें डिस्कस करेंगे और आपके उन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे जो आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ताख़ीर और देर किस बात की है? चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन क्वेश्चंस को दोबारा से ज़रा अपने सामने रख के समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला रिव्यू क्वेश्चन और इस चैप्टर के लिए ये है 13th रिव्यू क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि हमें इसमें क्या चीज़ पूछी जा रही है। Students, question 14.13 says, describe 4 safety measures that should be taken in connection with the household circuit. So, आपको इस क्वेश्चन में सेफ्टी मेजर्स का जिक्र करना है, आपको सेफ्टी मेजर्स का बताना है, लेकिन कौन से सेफ्टी मेजर्स दैट शुड बी टेकन इन कनेक्शन विद द हाउस होल्ड सर्किट, यानी घरेलू वायरिंग करते हुए, घर में सर्किट सेट करते हुए किसी भी अप्लायंस के लिए जो सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट किए जाने चाहिए, जो सेफ्टी मेजर्स पर अमल पैरा होना चाहिए, वो क्या है? तो स्टूडेंट्स, सेफ्टी मेजर्स हमेशा हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए लिए जाते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि हमने हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर बात की थी। वो कौन कौन से खतरात हैं जो हमें बिजली से लाहक हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने हैज़र्ड्स यानी खतरात तो देख लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन खतरात से निमटा कैसे जाए, उनसे सेफ्टी के लिए कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट किए जाएं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला सेफ्टी मेजर है द यूज़ ऑफ फ्यूज़। डियर स्टूडेंट्स, फ्यूज़ एक ऐसा सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा सेफ्टी फीचर है जो एक्सेस वैल्यू ऑफ करंट पर प्रोड्यूस होने वाली हीट से ब्रेक कर जाता है। इट इज़ जस्ट द थिन वायर। हर फ्यूज़ की एक ख़ास रेटिंग होती है। फॉर एग्जांपल, जो 10 एम्पेयर का फ्यूज़ है वो 10 एम्पेयर तक के करंट को तो पास होने देगा, बट व्हेन द करंट विल एक्सीड फ्रॉम इट्स रेटेड वैल्यू, यानी कि जब करंट की वैल्यू 10 एम्पेयर से बढ़ जाएगी तो उस 10 एम्पेयर से ज़्यादा करंट से पैदा होने वाली हीट से वो फ्यूज़ की बारीक तार पिघल जाएगी और उस तार के पिघलने से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई टू द अप्लायंस कट ऑफ हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि अप्लायंस भी बच जाएगा, यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट से ना तो अप्लायंस बर्न आउट होगा, ना इस हीट से इंसुलेशन बर्न आउट होगी और ना ही वो वायर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए ख़तरे का बायस बनेगी। स्टूडेंट्स, अगर ये फ्यूज़ ना लगा हो तो पीछे से आने वाले एक्सेस करंट से हमारी अप्लायंस भी जल सकती है, इंसुलेशन भी जल सकती है, और अगर इंसुलेशन ऊपर से डिलैमिनेट हो गई, उतर गई, तो माय डियर स्टूडेंट्स, उस वायर के किसी बॉडी के साथ इन कांटेक्ट आने पर उस बॉडी को अच्छा खासा इंटेंस या फैटल इलेक्ट्रिक शॉक का सामना करना पड़ सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूज़ जैसा ही काम सर्किट ब्रेकर्स भी करते हैं, तो आप सर्किट ब्रेकर्स भी यूज़ कर सकते हैं और फ्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फ्यूज़ को आखिर कैसे यूज़ किया जाए, यही कुछ हमने इस क्वेश्चन के आंसर में सीखना और पढ़ना है। चलिए बुक की चंद लाइन्स का सहारा लेते हैं और सीखते हैं कि हमसे क्या कहा जा रहा है। द फ्यूज़ to be used should have slightly more rating than the current which the electrical appliance will draw under the normal conditions. इसका मतलब ये है कि जो फ्यूज़ आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, the rating of that fuse should be little bit higher, slightly higher than the current that appliance will draw. For example, आसान करके बताता हूँ, आप एक आयरन के साथ, एक आयरन से मुराद इस्त्री के साथ, इलेक्ट्रिकल आयरन के साथ एक फ्यूज़ कनेक्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आयरन नॉर्मल कंडीशन में 0.5 एम्पेयर्स का करंट लेती है, तो अगर फ्यूज़ 0.4 एम्पेयर्स का लगा देंगे तो क्या कभी वो इलेक्ट्रिकल आयरन चल पाएगी, ऑपरेट करेगी? द आंसर इज़ नो, क्योंकि
आपकी इलेक्ट्रिकल आयरन को ऑपरेट होने के लिए 0.5 एम्पेयर्स का करंट रिक्वायर्ड है और आपने फ्यूज़ लगा दिया 0.4 का। जैसे ही करंट 0.4 से एक्सीड करेगा 0.5 या 0.5 के करीब पहुंचेगा ताकि इलेक्ट्रिकल आयरन को ऑपरेट कर सके, फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा एंड द सर्किट विल बी डिसकंटिन्यूड। सर्किट में एक ब्रेक आ जाएगा जिसकी वजह से आयरन कभी भी ऑपरेट नहीं होगी। सो इन ऑर्डर टू ऑपरेट दैट इलेक्ट्रिकल आयरन the fuse must be have little bit of the higher value 0.6 एम्पेयर का फ्यूज़ यूज़ किया जाएगा ताकि जब करंट की वैल्यू 0.5 और 0.6 के दरमियान रहे तब तक इलेक्ट्रिकल आयरन चलती रहे। जैसे ही करंट की वैल्यू 0.6 एम्पेयर से एक्सीड करे फ्यूज़ फौरन से मेल्ट होके एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई टू द इलेक्ट्रिकल आयरन कट ऑफ कर दे और हमारी आयरन और हमारी केबल और आसपास काम करने वाले लोग उस एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी के हैजर्ड्स से महफूज रह सकें। चलिए ये तो समझाने के लिए एग्जांपल दी, बुक की एग्जांपल क्या है वो भी समझते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर अ लाइटनिंग सर्किट से मुराद ये है ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिकल बल्ब्स कनेक्टेड हैं, यानी कि बल्ब्स वाला एक सर्किट है। चूज अ फ्यूज ऑफ 5 एम्पेयर। अब चूज lightning circuit, choose a 5 ampere fuse as the current drawn by each lamp is very small. हर बल्ब में जो करंट लेना है that is 0.4 amperes for 100 watt bulb for 100 watt lamp. In such circuit 10 lamps of 100 watt can be safely used as the total current drawn is only 4 ampere. यानी हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एक ऐसा सर्किट फ्यूज़ की मदद से सेव करना चाह रहे हैं जिस सर्किट में 100 वाट के बल्ब्स ऑपरेट करेंगे और एक बल्ब को लेट से अगर 0.4 एम्पेयर का करंट रिक्वायर्ड है तो 10 बल्ब्स को कितना करंट रिक्वायर्ड होगा। स्टूडेंट्स एक 0.4 एम्पेयर के साथ काम करता है तो 10 के लिए 0.4 into 10 you will get 4 ampere. So 10 electrical lamps will require 4 ampere the total current. So in order to use the fuse with this lightning circuit you will use the fuse of 5 ampere rating ताकि 4 एम्पेयर और 4 से 5 तक के दरमियान सेफ लिमिट हो। जैसे ही करंट 5 एम्पेयर से एक्सीड करे द फ्यूज शुड मेल्ट एंड शुड डिसकंटिन्यू द सप्लाई ऑफ करंट टू दिस सर्किट। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जांपल आपको समझ आ चुकी है। चलिए थोड़ा सा और आगे मूव ऑन करते हैं। Students, the next thing is fuse should be connected in the live wire so that the appliance will not operate after the fuse has blown. अब फ्यूज को जब भी कनेक्ट किया जाए तो कैसे कनेक्ट किया जाए डियर स्टूडेंट्स? इट शुड बी कनेक्टेड विद द लाइव वायर सो अप्लायंस विल नॉट ऑपरेट आफ्टर द फ्यूज हैज ब्लोन। यानी कि जब फ्यूज खराब हो जाए तो अप्लायंस ऑपरेट करना बंद कर दें। थोड़ा सा इसको मज़ीद आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट्स इमेजिन कीजिए कि वी हैव गॉट एन इलेक्ट्रिकल बल्ब कनेक्टेड विद अ बैटरी like this, ये बैटरी के टर्मिनल्स एंड फॉर द सेफ्टी पर्पस वी हैव कनेक्टेड अ फ्यूज विद इट लाइक दिस। और ये हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अगर तो मैं कहता हूँ कि ये पॉजिटिव वाली लाइव वायर है, आपने फ्यूज़ कनेक्ट किया हुआ नेगेटिव के साथ, यानी कि आपने न्यूट्रल वायर के साथ या ऐसी वायर के साथ फ्यूज़ कनेक्ट कर दिया हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी का सबब नहीं बन रही, जो सिर्फ सर्किट को कंप्लीट कर रही है। तो डू यू नो व्हाट विल हैपन व्हेन द फ्यूज़ विल ब्लो अवे? तो ये हिस्सा तो इस बल्ब के सर्किट का डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन whenever this side of the bulb will in contact with the lower potential, जब भी ये साइड किसी भी लोअर पोटेंशियल से ग्राउंड के साथ इन कांटेक्ट आएगी तो सर्किट फिर से कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम दिस बैटरी टू द ग्राउंड और उस करंट की वजह से ये अप्लायंस फिर से ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो आपके फ्यूज़ का मकसद बाकी नहीं रहा,
फ्यूज़ का मकसद था कि जब इलेक्ट्रिसिटी अपनी लिमिटेड वैल्यू से एक्सीड करती, फ्यूज़ ब्लो होता और सर्किट मुकम्मल तौर पे डिस्कनेक्ट हो जाता। लेकिन फ्यूज़ ब्लो तो हुआ, सर्किट डिस्कनेक्ट तो हुआ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि सर्किट दोबारा से कंप्लीट ना हो जाए। और इस केस में क्योंकि फ्यूज़ लाइव वायर के साथ कनेक्टेड नहीं था, इसका मतलब ये है कि बल्ब को सप्लाई ऑफ करंट फिर से मिल सकती है अगर सर्किट कंप्लीट हो जाए। तो सर्किट कंप्लीट हो सकता है अगर इस बल्ब की दूसरी वायर ग्राउंड के साथ टच कर जाए। ग्राउंड के साथ टच करने पर जब सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पॉजिटिव टू द लोअर एंड या लोअर पोटेंशियल एंड द डिवाइस विल स्टार्ट ऑपरेटिंग वंस अगेन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर फ्यूज कहाँ कनेक्ट किया जाना चाहिए? विद द लाइव वायर, बिकॉज व्हेन द फ्यूज विल ब्लो द कनेक्शन ऑफ द appliance with the source of the electricity will be terminated। तो अगर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्शन ही ख़त्म हो गया तो फिर कोई चांस ही नहीं है कि अप्लायंस काम करेगा। चलिए करके दिखाता हूँ कैसे। सपोज कर लीजिए कि दिस इज़ the electrical bulb connected with the battery। now this is connected with the battery through the fuse। so अब इस केस में अगर आप इसे पॉजिटिव यानी लाइव वायर से कनेक्ट कर देते हैं और सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, इफ दिस फ्यूज विल ब्लो अवे, अगर ये ब्लो कर जाए तो इस केस में द सर्किट विल बी डिस्कनेक्टेड फॉरएवर। अब इस बल्ब का कनेक्शन विद द बैटरी विद द सोर्स डिस्कनेक्ट हो चुका है। नाउ देयर विल नॉट बी एनी कनेक्शन एंड देयर विल नॉट बी एनी करंट व्हेन द फ्यूज विल ब्लो अवे। यही बात हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक कैटल के लिए भी कह सकते हैं। व्हेन दिस फ्यूज विल ब्लो अवे सिंस इट इज कनेक्टेड विद द लाइव वायर। सो अगर ये डिस्कनेक्ट हो चुका है तो माय डियर स्टूडेंट्स इसकी कनेक्टिविटी विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट ख़त्म हो चुकी है। अब कभी भी जब तक आप फ्यूज को रिप्लेस नहीं करेंगे देयर विल नॉट बी एनी करंट इन द सर्किट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक कैटल। स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई इसके सेकंड पॉइंट की। नाउ व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? स्विच ऑफ द मेन बिफोर चेंजिंग एनी फ्यूज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन द फ्यूज हैज ब्लोन अवे you just have to turn off the main supply in order to change the fuse, because when you will not turn off the main supply before changing the switch you may achieve the shock। आपको शॉक लग सकता है, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, आप ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हैं, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू यू टू द ग्राउंड। तो हमेशा से जब फ्यूज चेंज करना हो तो मेन सप्लाई को बंद करके करें। स्टूडेंट्स, ये तो 3 मेजर सेफ्टी मेजर्स हैं जो आप हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी को डील करते हुए हमेशा अडॉप्ट करेंगे। फोर्थ वन ये है, फोर्थ वन इज़ द यूज़ ऑफ ग्राउंड वायर या अर्थ वायर भी इसे कहते हैं। हमारी बुक में इसे अर्थ वायर लिखा हुआ है तो मैं अर्थ वायर भी कह देता हूँ। स्टूडेंट्स, अर्थ वायर का क्या फ़ायदा है? अर्थ वायर का फ़ायदा ये है कि if whenever the live wire gets in contact with the body of the appliance you will not get the shock। do you know what will happen? अगर कभी भी ये जो लाइव वायर इस सर्किट में दाखिल हो रही है, ये इलेक्ट्रिक कैटल की बॉडी के साथ इन कांटेक्ट आ जाए और वायर अर्थ ना हुई हो तो जो शख्स भी इस इलेक्ट्रिक कैटल को ऑपरेट करने के लिए यहाँ से पकड़ने की कोशिश करेगा, सिंस दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ द मेटल, द इलेक्ट्रिसिटी विल पास थ्रू दिस मेन सप्लाई और दिस लाइव वायर टू द कैटल एंड देन टू द ह्यूमन बीइंग हु इज ऑपरेटिंग दिस इलेक्ट्रिकल कैटल। तो ये करंट जाके उस ह्यूमन बॉडी से होता हुआ ग्राउंड में जाएगा और उस शख्स को अच्छा खासा इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस इलेक्ट्रिक कैटल से एक वायर ग्राउंड में ले जाते हैं ताकि अगर कभी खुदा न खास्ता ये लाइव वायर इस इलेक्ट्रिक कैटल की बॉडी से इन कांटेक्ट आ जाए तो इस इलेक्ट्रिक कैटल की बॉडी से होता हुआ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट ग्राउंड में चला जाए, जिससे क्या होगा स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट ग्राउंड में जाएगा और फ्यूज उस हाई अमाउंट ऑफ करंट की वजह से टूट जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर सप्लाई ऑफ द करंट टू दिस इलेक्ट्रिक कैटल विल बी टर्मिनेटेड
एंड यू विल नो कि भाई अब फ्यूज़ ख़राब हो चुका है, फ्यूज़ को रिप्लेस करना है. बिफोर रिप्लेसिंग द फ्यूज़ यू विल कनेक्ट द लाइव वायर विद द सर्किट. आप उसका कनेक्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल कैटल रिमूव कर देंगे. इससे वो हैज़र्ड जो एक शख्स को, एक नॉर्मल ह्यूमन को इलेक्ट्रिक शॉक की सूरत में हो सकता है, वो नहीं होगा. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़े से ज़रा थ्योरेटिकल थे, इसीलिए इनको समझाना ज़रूरी था. तो तमाम पॉइंट्स, तमाम चीज़ें आपके सामने रखी हैं. इन तमाम चीज़ों को फिर से रिक्वेस्ट ये है कि इसी तरह पॉइंट्स की सूरत में, हाईलाइटेड पॉइंट्स की सूरत में जहन में रखिएगा, ताकि आप कभी भी इन्हें भूल ना पाएँ. स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन करेंगे आज के अपने अगले सवाल की तरफ, और जो कि इस चैप्टर का लास्ट रिव्यू क्वेश्चन है. तो लेट्स मूव ऑन. माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे इस चैप्टर का लास्ट रिव्यू क्वेश्चन. तो चलिए पढ़ते हैं. देखने में तो ये काफ़ी लंबा लग रहा है, लेंथी और ख़तरनाक किस्म का मुश्किल लग रहा है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स बिलीव मी, ये बहुत आसान सवाल है. जितना लंबा सवाल है उतना ही छोटा और प्रिसाइज इसका जवाब होगा. हमसे कहा यह जा रहा है कि डिज़ाइन अ सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है, यानी कि बाहर लग रहा है कि शायद कोई बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये स्टूडेंट्स बिलीव मी बहुत आसान है. फॉर अ स्टडी रूम दैट नीड द फॉलोइंग इक्विपमेंट इन पैरेलल. आपको एक रूम के लिए सर्किट डायग्राम बनानी है जहाँ पर ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए, ये चीज़ें ऑपरेट होनी चाहिए. क्या क्या हो? 100 वाट लैम्प ऑपरेटेड बाय वन स्विच, यानी एक ऐसा बल्ब होना चाहिए जो एक ही स्विच से ऑपरेट हो. 1 रीडिंग लैम्प, और एक ऐसा लैम्प, ऐसा बल्ब होना चाहिए जो सिर्फ स्टडी लैम्प या रीडिंग लैम्प के तौर पे यूज़ हो, यानी जो टेबल के ऊपर लाइट फोकस करता है वो वाला लैम्प हो. फिटेड विद अ 40 वाट बल्ब, उसके लिए जो बल्ब यूज़ किए जा रहे हैं 40 वाट के, विच कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ फ्रॉम 2 पॉइंट्स. तो उसके लिए जो स्विच यूज़ किया जाए वो ऐसा होना चाहिए कि 2 जगह से ऑन या ऑफ किया जा सके, यानी उसका कंट्रोल 2 जगह से हो सके. तो माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट में आपसे ये कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द इक्विपमेंट इन पैरेलल इंस्टेड ऑफ सीरीज. आप ये पैरेलल में तो कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आपसे कहा यह जा रहा है कि आपने पैरेलल में कनेक्ट करना है. तो पैरेलल में तो आप कनेक्ट करेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कनेक्टिंग दीज इक्विपमेंट्स इन पैरेलल इंस्टेड ऑफ सीरीज. तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो अपना सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले आपको चाहिए एक 100 वाट का लैम्प. तो ये रहा आपका 100 वाट लैम्प जो आपके स्टडी रूम को रोशन करेगा. सो ये लैम्प रहा. मैं वायर्स को किसी दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ. सो दीज आर द वायर्स कनेक्टिंग दिस 100 वाट लैम्प विद द सप्लाई. तो ये 100 वाट के जी, इसके पास 100 वाट लिख दिया. सो इट शुड बी कनेक्टेड विद अ स्विच इन ऑर्डर टू ऑपरेट इट. इसको स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया. ये इसकी की कह लीजिए, यहाँ इसका स्विच है. और सर्किट को आगे लेके चलते हैं. आप जानते हैं कि घर की वायरिंग जो की जाती है वो हमेशा पैरेलल में की जाती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल में इसे जोड़ दिया जाएगा विद द बैटरी. बैटरी तो नहीं, घर की वायरिंग है तो बैटरी के साथ तो नहीं जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे. आप जानते हैं घर में इस्तेमाल होती है कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल ये है. तो आपने इसे ऑल्टरनेटिंग सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से वापस आते हुए ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया. सो क्या ये डायग्राम इनफ है? Not at all. You need another lamp of 40 watt that should be operated with 2 switches, जिसको 2 मुख्तलिफ पॉइंट से 2 स्विचेस के ज़रिए से ऑपरेट किया जा सके. तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए उस लैम्प को भी ड्रॉ करते हैं. उस लैम्प को ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स आपको वंस अगेन पैरेलल में कनेक्शन देना पड़ेगा. तो आप पैरेलल में, पहले वाले बल्ब के पैरेलल में एक कनेक्शन निकालेंगे. इस कनेक्शन के साथ पैरेलल में 2 स्विचेस कनेक्ट करेंगे. तो चलिए करते हैं. एक स्विच ये और एक स्विच ये वाला. स्टूडेंट्स, इन 2 स्विचेस से क्या फ़ायदा होगा, मैं सर्किट डायग्राम कंप्लीट करके आपके साथ अभी शेयर करता हूँ. ये दोबारा से सर्किट यहाँ से कंप्लीट होगा और इसके आगे लग जाएगा हमारा वो 40 वाट का लैम्प लाइक दिस. और ये वायर इस
टर्मिनल के साथ कनेक्ट होकर सर्किट को कंप्लीट कर देगी। स्टूडेंट्स, अब मैं सी पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग दीज इक्विपमेंट्स इन पैरेलल। इस सी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए सारे का सारा सर्किट आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। सो दिस टाइम दिस इज ऑफ 40 वाट। स्टूडेंट्स देखिए, जब मैं सिर्फ इस स्विच को ऑन करूंगा बाय टर्निंग दिस स्विच ऑन बाय क्लोजिंग द सर्किट, क्लोज कहते हैं सर्किट को कनेक्ट करने पे, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग हेयर, और यहाँ से होता हुआ हमारे बल्ब यानी लैंप में से होता हुआ वापस सप्लाई में दाखिल हो जाएगा, एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड दिस 100 वाट बल्ब विल ग्लो, ये ऑन हो जाएगा। एज लॉन्ग एज दिस स्विच विल बी टर्न्ड ऑन, ये स्विच जब तक ऑन रहेगा तब तक हमारा बल्ब ऑन रहेगा, तो हमारा 100 वाट का बल्ब तो ऑपरेट हो रहा है। फिर हमें कहा यह गया था कि जो दूसरा 40 वाट का बल्ब है वो इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि उसे दो डिफरेंट जगह से ऑपरेट किया जा सके। स्टूडेंट्स, क्योंकि इस 40 वाट बल्ब को भी वही वोल्टेज चाहिए जो 100 वाट को चाहिए, सो दैट इज़ वाई वी हैव कनेक्टेड दिस 40 वाट बल्ब अगेन इन पैरेलल विद द 100 वाट बल्ब। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर इसे सीरीज में कनेक्ट कर देते तो एक प्रॉब्लम तो ये होती है कि इसे मिलने वाले वोल्टेज डिवाइड हो जाते, और दूसरा अगर ये सीरीज में होता तो 100 वाट बल्ब को ऑफ करने पर पूरे का पूरा सर्किट ऑफ हो जाता, क्योंकि आप जानते हैं कि सीरीज में करंट को फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता मिलता है। तो अगर वो रास्ता वो एक बार किसी एक पॉइंट से भी डिस्कनेक्ट हुआ तो पूरा सर्किट स्विच ऑफ हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अब सेकंड बल्ब के लिए ये स्विच ऑन करेंगे तो करंट यहाँ से आएगा, इस स्विच से होता हुआ हमारे इलेक्ट्रिकल बल्ब को ऑन कर देगा। अगर ऊपर वाला स्विच S1 ऑफ रहने दें, स्विच S2 को ऑन कर दें, तो करंट यहाँ से आएगा, S2 से होता हुआ बल्ब को ऑन कर देगा। इन बोथ द वेज व्हेन एवर यू विल टर्न ऑन एनी स्विच द बल्ब विल बी टर्न ऑन। तो यही फ़ायदा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इन दो क्वेश्चंस को डिटेल में आपके सामने रखा। हमने इन्हें किताब से कुछ पैचेस काट के आपके सामने रख के समझने की कोशिश की है और ये देखने की कोशिश की है कि बुक में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट्स, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मुलाकात करूँगा आपसे अगले लेक्चर में कुछ नए सवालात के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।